अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है 3 जून 1947 का मंसूबा। इस मंसूबे के तहत बुनियादी तौर पर बरसगीर को 2 आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर दिया गया था। दूसरी जंग अज़ीम है और दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम तक अंग्रेज़ हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि बरसगीर को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब जब उनका फ़ैसला सामने आता है, बरतानवी हुकूमत की सोच सामने आती है, तो बरसगीर के अंदर सियासी मुस्तक़बिल और दस्तूरी मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, ये फ़िक्र है मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी। तो इस फ़िक्र को लेके मुज़ाकरात किए जाते हैं। मुस्लिम लीग अपने प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करती है, कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करती है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़िद की जाती हैं, बहुत सारी तजावीज़ को भी ज़ेर गौर लाया जाता है। और अगर हुकूमत बरतानिया को देखा जाए तो हुकूमत बरतानिया क्रिप्स मिशन भी भेजती है, काबीना मिशन प्लान के ज़रिए से भी कोशिश करती है कि बरसगीर में किसी न किसी सूरत अमन कायम हो जाए और दोनों सियासी जमातें जो हैं वो किसी एक बात पे मुत्तफ़िक हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस और दीगर जो हिंदू सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ उस वक्त कुछ और है और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ कुछ और है। कांग्रेस और दीगर जो हिंदू सियासी जमातें हैं वो उस वक्त चाहती हैं कि अंग्रेज़ इक़्तिदार को मुंतकिल करें और बरसगीर से चले जाएं। हम खुद ही दस्तूरी मामलात को भी तय कर लेंगे और अपने बाकी मानदा मामलात को भी देख लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग जो है उस वक़्त तक़सीम से कम किसी भी चीज़ पर आमादा नहीं हो रही। यहाँ तक कि फरवरी 1947 आ जाता है जिसमें बरसगीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। बरसगीर के रोज़ बरोज़ बिगड़ते हुए हालात जो संगीनी इख्तियार करते जा रहे हैं, इनको देखते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कहते हैं कि हुकूमत बरतानिया जो है वो हर हालत में जून 1948 तक हिंदुस्तान के नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर देगी। उस वक्त तक हिंदुस्तान के लिए दस्तूर अगर ना बन सका तो हुकूमत खुद फैसला करेगी कि इक़्तिदार मरकज़ी हुकूमत को देना है या सूबाई हुकूमत को सौंपना है। बरतानवी हुकूमत ये भी फ़ैसला कर चुकी है कि जो उस वक़्त के वॉइस रॉय हैं लॉर्ड वेवल, उनको वापस बुला लिया जाए और लॉर्ड माउंटबेटन को उनकी जगह पर हिंदुस्तान भेज दिया जाए। तो ऐसा ही होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का आखिरी वॉइस रॉय बना के हिंदुस्तान भेज दिया जाता है और इनके ज़िम्मे लगाया जाता है इंतकाले इक़्तिदार। इक़्तिदार को मुंतकिल करना है, सुपुर्द करना है। तो ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी इनके सुपुर्द की जाती है और साथ में इनको इख्तियारात भी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये 22 फरवरी 1947 को हिंदुस्तान पहुंचते हैं। और एक बात और भी बताऊं कि उस वक़्त जो दूसरी जंग अज़ीम थी तो ये फ़ौज के सिपाहसालार भी रह चुके हैं और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पर्सनैलिटी के हामिल हैं। और फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके नेहरू ख़ानदान के साथ बड़े देरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं इनके भी, और जो उस वक़्त बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उनके भी कांग्रेस की तर्ज़ फ़िक्र भी अपनाई हुई है और ताल्लुकात भी नेहरू ख़ानदान के साथ अच्छे हैं। तो फिर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कांग्रेस के हम ख़याल होंगे और ऐसा ही हुआ। नज़रियाती तौर पे अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये कांग्रेस के हम ख़याल हैं और जिस तरह से कांग्रेस चाहती है ना कि हिंदुस्तान की वहदत को कायम रखा जाए और हिंदुस्तान को तकसीम ना किया जाए, उसी तरह से ये भी नज़रियाती तौर पे यही सोच रहे हैं कि तकसीम ना किया जाए। तो ये मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान के सियासी लीडरों से। इसमें हिंदुस्तान के जिन सियासी लीडरों से ये मुलाकात करते हैं उसमें मुस्लिम लीग के सियासी लीडर्स भी हैं, सियासी कायदीन भी हैं और कांग्रेस के भी। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक़्त जो शाही रियासतें थी ये तकरीबन 635 के करीब हैं। इनके नवाब और राजाओं से भी लॉर्ड माउंटबेटन मिलते हैं और कोशिशें करते हैं कि इन सब की मर्ज़ी की एक स्कीम, एक प्लान तैयार कर लिया जाए जो ये मंजूर भी कर दें और जिसको लागू भी कर दिया जाए। अब जब इनकी मुस्लिम लीग के सियासी कायदीन से मुलाकात होती है तो उनका मौक़िफ़ और तरह से सामने आता है। कांग्रेस के सियासी कायदीन के साथ मुलाकात होती है तो उनका मौक़िफ़ और तरीके से सामने आता है। कांग्रेस चाहती है कि वहदत रहे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उनको कायल कर लेते हैं कि भी जो बरसगीर की तकसीम होगी ना वो आपकी मर्ज़ी से होगी और शराइत भी जो आपकी वाली होंगी मैं उनको फ़ौक़ियत दूँगा।
तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, जो सियासी क़यादत है, वो जो तक़सीम की बात सुनने को तैयार नहीं, जो हिंदुस्तान की वहदत चाहते हैं, अब तक़सीम की मुखालफत से ज़रा गुरेज़ कर रहे हैं कि चलें ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी से होगी तक़सीम और हमारी शराइत को आप अहमियत देंगे। तो इस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ये कामयाब हो जाते हैं। फिर जब मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं, कायद-ए-आज़म के साथ इनकी मुलाकात होती है, कायद-ए-आज़म को कायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म आप सब जानते हैं कि बहुत शानदार शख्सियत के मालिक और बहुत मज़बूत आसाब के मालिक हैं। तो कायद-ए-आज़म जो हैं वो तक़सीम हिंद की तरफ ही रहते हैं। वो कहते हैं कि हर सूरत में इसकी तक़सीम होगी ही। तो जब कोई हल नज़र नहीं आता और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो आखिरी फ़ैसला कर लेते हैं कि तक़सीम कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक प्लान भी साथ में देते हैं। पहले जो है वो अलग-अलग मुलाकातें होती हैं और फिर जो है वो एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होती है और उस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में ये जो 3 जून 1947 का मंसूबा है, ये लॉर्ड माउंटबेटन पेश करते हैं, जिसको मंजूर कर लिया जाता है। अब इस 3 जून 1947 के मंसूबे में है क्या है, इनको जो है वो हम पॉइंट के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 3 जून 1947 का जो मंसूबा है, ये तक़सीम बर्रे सग़ीर के हवाले से है कि बर्रे सग़ीर को 2 आज़ाद अलग अलग मुमलिकतों में तक़सीम कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। यानी कि जो बरतानवी हुकूमत है वो कह रही है इस मंसूबे के तहत कि 15 अगस्त 1947 तक हर हाल में हम इक़्तिदार मुंतकिल करके चले जाएंगे और पार्लियामेंट जो है, बरतानवी पार्लियामेंट जो है, वो उसी साल कानून आज़ादी हिंद जो है, जिसके तहत आज़ाद किया गया था इनको, जिस कानून के तहत, वो भी मंजूर कर लेगी और उसमें 1 या 2 डोमिनियंस का दर्जा दिया जाएगा इन दोनों आज़ाद रियासतों को। डोमिनियन के हवाले से बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, यानी मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी नहीं होती और नौ आबादी भी नहीं होती। तो 2 डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा इनको दिया जाएगा। तो आप लोग देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सूबा पंजाब और सूबा बंगाल, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, ये इस वक्त की हमारी पाकिस्तान का इस वक्त का जो जोग्राफिया है वो इस तरह से, इसी हवाले से मैं आपको करवाऊँगी ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि जो बर्रे सग़ीर उस वक्त तक़सीम हो रहा है, तो 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूबा पंजाब और बंगाल। 3 जून 1947 के मंसूबे में पंजाब और बंगाल के हवाले से कहा गया था कि पंजाब और बंगाल की जो मजालिस कानून साज हैं उसको 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्से में मुस्लिम अक्सरियत वाले अज़ला के नुमाइंदे आ जाएंगे और दूसरे हिस्से में जो बाकी मानदा अज़ला के नुमाइंदे रह जाएंगे वो आ जाएंगे, यानी जिनमें मुसलमान अक़लियत में हैं। और फिर इन दोनों ग्रुप्स के अलग अलग इंतख़ाबात होंगे या अलग अलग से वोटिंग होगी। ये दोनों अलग अलग से अपना फ़ैसला करेंगे कि आया सूबे को तकसीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी सूबे की तकसीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस बात का फ़ैसला पंजाब और बंगाल की असम्बलियाँ करेंगी या इनको मुत्तहिद रहना चाहिए। और अगर बिलफ़र्ज़ पंजाब और बंगाल की असम्बलियाँ तकसीम के हक़ में फ़ैसला दे देती हैं तो फिर एक हदबंदी कमीशन भी कायम किया जाएगा जो दोनों मुल्कों की सरहदों का तयन करेगा। तो 3 जून 1947 के मंसूबे में सूबा पंजाब और बंगाल का इख्तियार इनकी असम्बली को दिया गया था। इसी तरह से शुमाल मगरबी सरहदी सूबे की तरफ अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि सूबा सरहद के हवाले से आवाम को इख्तियार दिया गया था कि वो इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से, इस्तिस्वाब राय भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको राय शुमारी भी कह सकते हैं, रेफरेंडम भी कह सकते हैं, वोटिंग भी कह सकते हैं, यानी इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना है या उन्होंने हिंदुस्तान में शामिल होना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आ जाता है सूबा सिंध, और सूबा सिंध के हवाले से भी कहा गया था कि सिंध की जो असम्बली है, मजलिस कानून साज है, वो अक्सरियत से फ़ैसला करेगी कि वो किसके साथ इल्हाक़ चाहती है। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान को उस वक़्त सूबे का स्टेटस नहीं मिला, सूबे का दर्जा नहीं है। देखिए पंजाब और बंगाल का फ़ैसला इनकी सूबाई असम्बली कर रही है, सूबा सरहद के हवाले से फ़ैसला जो है वो इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से हो रहा है। फिर सिंध का असम्बली फ़ैसला कर रही है, चूँकि इसके पास सूबे का स्टेटस नहीं है तो यहाँ का फ़ैसला जो है वो
कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के अरकान और फिर जो यहाँ पे शाही जिरगे के अरकान हैं, उनसे कहा गया था कि उनकी राय तलब की जाएगी और वो राय दही के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए से अपना फ़ैसला सुनाएंगे। फिर सूबा आसाम का ज़िला है सिलहट, यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में हैं, तो इसके हवाले से भी कहा गया था कि राय शुमारी होगी सूबा सरहद की तरह, और इस्तिस्वाब राय होगा, और इस्तिस्वाब राय के ज़रिए, राय शुमारी के ज़रिए से ये अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे और बताएंगे। और फिर कुछ ऐसे भी सूबे थे जहाँ पे मुसलमान अक़लियत में हैं और हिंदू अक्सरियत में हैं, तो उनके बारे में वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था, जिनमें मुंबई है, मद्रास है, यूपी है, सीपी है, बिहार है, उड़ीसा है, कि ये भारत का हिस्सा ही बनेंगे। फिर 635 के करीब जो देसी रियासतें थी, इनको कहा गया था कि इनके पास इख्तियार है, इनके राजाओं के पास, जो इनके नवाब हैं उनके पास इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें कि उन्होंने किसके साथ इल्हाक़ करना है, किसके साथ शामिल होना है। इल्हाक़ करते वक्त वो दो चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, एक अपने जोग्राफियाई हालात को वो मद्देनज़र रखेंगे, और दूसरा वो राय आमा का एहतराम करेंगे, और फिर वो फ़ैसला करेंगे अपने इल्हाक़ का कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इसके बाद है अफ़वाज और असासाजात की तकसीम के हवाले से कहा गया था कि बरसगीर के जो मुसल्लह अफ़वाज हैं वो भी, और जो असासाजात हैं वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। फिर दस्तूर साज़ी के हवाले से अगर हम देखा जाए तो आइंदा आने वाले वक्त में दोनों मुल्क जो है वो अपने अपने दस्तूर ख़ुद बनाएंगे, और जब तक दस्तूर नहीं बन जाता उस वक़्त तक 1935 का इंडिया एक्ट जो है इसको अबूरी दस्तूर के तौर पर मुल्क में नाफिज किया जा सकता है। तो सूबा पंजाब, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, सूबा पंजाब और बंगाल को अगर हम देखें तो सूबा पंजाब की सूबाई असम्बली ने अपनी राय दी, तो 91 मेंबर्स ने पाकिस्तान के हक़ में वोट डाला था, यानी कि एक हदबंदी कमीशन बनेगा और पंजाब तकसीम होगा, जबकि 77 मेंबर्स ने इसकी मुखालफत की थी। तो अक्सरियती वोट जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में है कि पंजाब को जो है वो तकसीम किया जाए। तो जब कहा गया था कि अगर ये तकसीम का फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर हदबंदी कमीशन बनाया जाएगा, फिर हदबंदी कमीशन बनाया गया, सर रेडक्लिफ को चेयरमैन बनाया गया, और फिर बंगाल को और पंजाब को, दोनों को उस हदबंदी कमीशन के ज़रिए से जो है वो डिवाइड किया गया था। जो इलाके ऐसे थे जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे वो पाकिस्तान में शामिल किए गए, और जो इन दोनों सूबों में ऐसे इलाके थे जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में थे, मुसलमान अक़लियत में थे, वो हिंदुस्तान में शामिल किए गए थे। शुमाल मगरबी अगर सरहदी सूबे के हवाले से देखा जाए तो शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के अवाम ने वोटिंग के ज़रिए से अपना फ़ैसला करना था, तो इनकी अक्सरियत ने फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में दिया था। और उस वक़्त अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से सरहद में खैबर पख्तूनख्वा, अब हम इसको कहते हैं, एक तहरीक भी चलाई गई थी, और वो तहरीक कामयाब भी हुई थी। उसमें जो उस वक़्त सरकर्दा लीडर्स थे उनमें सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, जिन्होंने लोगों की राय आमा को हमवार किया था, ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान है, और पीर मानकी शरीफ हैं। इन्होंने सूबे भर के दौरे किए थे, लोगों को अपना हम ख्याल बनाया था, और फिर लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया था। फिर अगर बलूचिस्तान की तरफ देखा जाए तो बलूचिस्तान में शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स ने जो है वो इत्तफ़ाक़ राय से पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया था। यहाँ पर जो मुहिम चलाई गई थी उसमें काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद ख़ान और मीर जाफ़र ख़ान जमाली जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से मुहिम चलाई थी, और फिर पाकिस्तान के अंदर शमूलियत का इजहार बलूचिस्तान की जानिब से भी किया गया था। फिर सूबा आसाम का जो ज़िला सिलहट है, यहाँ पे भी तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 32.5 लाख के करीब वोटर्स थे, जिनमें से 24 लाख के करीब वोटर्स ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था। तो इस तरह से ये भी पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। फिर बाकी सूबे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए, मुंबई, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा, ये मुस्लिम अक़लियत वाले इलाके हैं, तो ये वहाँ शामिल हो जाएंगे। फिर देसी रियासतों के हवाले से जो फ़ैसला किया गया था, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी कि ये जो 635 के करीब रियासतें थी, इन्होंने किस तरह से अपना डिसीजन किया, कितनी रियासतों ने वक्त पे कर लिया और कौन जो है वो वक्त पे नहीं कर सकी, और फिर किस तरह से हुआ, ये आपको अलग से जो है वो मैं टॉपिक करवाऊँगी। अफ़वाज और असासाजात दोनों में तकसीम होंगे। तो 3 जून 1947 का बच्चों जो मंसूबा था उसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे। एक में प्लान क्या था और एक में उस प्लान पे अमल दरामद हुआ तो क्या हुआ। पहले मैंने आपको प्लान बताया कि
तीन दोनों में तकसीम होंगे। तो 3 जून 1947 का बच्चों जो मंसूबा था उसको 2 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे। एक में प्लान क्या था और एक में उस प्लान पे अमल दरामद हुआ तो क्या हुआ। पहले मैंने आपको प्लान बताया कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत प्लान क्या था हुकूमत बरतानिया का, और फिर जब उस प्लान पे अमल हुआ तो किसने किसके हक़ में और किसकी मुखालफत में फ़ैसला दिया था। तो पंजाब और बंगाल के अक्सरियती इलाके पाकिस्तान में शामिल थे, सरहद पाकिस्तान में शामिल हुआ, सिंध बलूचिस्तान ज़िला सिलहट शामिल हुआ। तो ये इलाके थे और कुछ देसी रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल हुई थी जब इस पे अमल दरामद हुआ था। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम इसको एंड पे ये देखें कि 3 जून 1947 का जो मंसूबा आया था इस पर रद्द अमल किस किस्म का था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने ही जो है वो 3 जून 1947 के मंसूबे को कबूल कर लिया था। लेकिन कहीं कहीं हमें इसके ख़िलाफ़ या इसकी मुखालफत में भी बयानात नज़र आते हैं। गांधी जी ने इसको कहा कि ये धरती माता की तकसीम है 3 जून 1947 का जो मंसूबा है। फिर कांग्रेस के उस वक़्त के जो सदर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनको भी बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ी तकलीफ़ हुई 3 जून 1947 के मंसूबे को देख के कि ये हिंदुस्तान तो तकसीम हो जाएगा। और अगर हम देखें पंजाब के हवाले से, तो पंजाब में जो सिख थे उन्होंने पंजाब की तकसीम होना थी, जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे वो पाकिस्तान में और जो अक़लियत वाले वो हिंदुस्तान में। तो पंजाब की भी तकसीम हो रही थी, तो सिखों ने भी बड़ा शदीद एहतजाज किया था। फिर अगर हम पंडित नेहरू को देखें तो उन्होंने कहा था कि तकसीम हिंद की जो तजवीज़ है वो इस उम्मीद पे हम कबूल कर लेंगे कि एक ना एक रोज़ फिर मुस्लिम लीग अपने इस फ़ैसले पे पछताएगी और हमारे पास ख़ुद आएगी और हमसे दरख्वास्त करेगी कि जो पाकिस्तान का तसव्वुर था वो तो नाकाबिल अमल था, तो दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। तो इस किस्म के ख़यालात का इज़हार पंडित नेहरू की जानिब से किया जा रहा था कि एक कमज़ोर पाकिस्तान बनेगा जो मुस्लिम लीग ख़ुद जो है उससे दस्तबरदार होगी और फिर हमसे कहेगी कि हिंदुस्तान का हिस्सा रहने दिया जाए। तो ये कुछ ख़यालात का इज़हार किया था 3 जून 1947 के मंसूबे के हवाले से उस वक़्त की क़यादत ने, जिसमें हिंदू क़यादत की तरफ से मंफी किस्म के जो है वो तासुरात और इज़हार ख़याल नज़र आ रहा है। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह आपके इसी टॉपिक से जो है वो कुछ टॉपिक्स निकलते हैं, जैसे कि 3 जून 1947 का अगर मंसूबा देखा जाए तो फिर जो कानून आज़ादी हिंद जुलाई 1947 में आता है वो भी इसी के थ्रू आता है, क्योंकि उस वक़्त जो है वो हुकूमत बरतानिया कह रही है कि हम इसी साल कानून आज़ादी हिंद भी मंजूर कर देंगे अगर ये 3 जून 1947 का मंसूबा तस्लीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, क्योंकि हमने फिर कानून आज़ादी हिंद भी मंजूर कर देंगे अगर ये 3 जून 1947 का मंसूबा तस्लीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, क्योंकि हमने फिर 15 अगस्त 1947 तक हर सूरत में इक़्तिदार मुंतकिल करके चले जाना है। तो कानून आज़ादी हिंद भी इसी टॉपिक का हिस्सा है, वो मैं आपको कल अलग से करवाऊँगी। फिर हदबंदी कमीशन आ जाएगा, क्योंकि पंजाब और बंगाल की जो तकसीम हो रही है यहाँ पे, पंजाब और बंगाल की जो तकसीम हो रही है यहाँ पे वो हदबंदी कमीशन तकसीम करेगा। फिर देसी रियासतों के हवाले से भी क्या फ़ैसला किया गया ये भी इसी के अंदर आता है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।